नमस्कार दोस्तों, हम पैराबोला के बारे में पढ़ रहे थे और 3-4 क्लासेस अपनी पैराबोला से रिलेटेड हो चुकी हैं। अब 1-2 क्लासेस के अंदर ये पैराबोला आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हम कर लेंगे। फिर उसके बाद 1-2 क्लास के अंदर दीर्घवृत्त और फिर 1-2 क्लास के अंदर अति प्रवलय। तो इस प्रकार आपका 2D वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर 3D रहेगी और 3D के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मुश्किल से आपकी 7-8 क्लासेज होने वाली हैं 3D के अंदर, तो वो भी हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर 2D और 3D जो 10 क्वेश्चन का पार्ट था वो मैंने कहा था महीना इसके अंदर लगेगा, तो इतना ही लगभग इसके अंदर टाइम लग रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग गया होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ये अपने अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो लगभग चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर कुछ ही आपकी सिंपल टॉपिक रहे हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्री। बस इतना मैटर अगर हम कर लेते हैं तो काफ़ी हमारे लिए हैं। यानी अब छोटे छोटे कोई और टॉपिक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा रहा है तो वो आप देखिए सीधा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार एक क्वेश्चन कोई 1-2 टॉपिक और होंगे जिनसे पूछ सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और कुछ 1-2 बेसिक के अंदर जो आपकी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स रही है उसके अंदर जो हम सरल चीज़ें हैं वही करेंगे, क्योंकि बड़े करेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन बड़े आते हैं और बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा कुछ क्वेश्चन छोटे भी आते हैं, यानी सरल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पार्ट हम वहाँ तक कर लेंगे। तो यानी 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मैटर करवा दिया है बहुत सारा मैटर मैंने करवा दिया है, यानी इतना आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन वाली तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। बस ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों को दोहरान करना, बार बार इन चीज़ों को रिपीट कीजिए अब, ठीक है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए टॉपिक आगे आता है आपका इसी के अंदर कि जीवा द्वारा प्रवलय के शीर्ष पर समकोण अंतरित करने पर, जीवा द्वारा प्रवलय के शीर्ष पर समकोण अंतरित करने का प्रतिबंध, समकोण अंतरित करने का प्रतिबंध, यानी जीवा द्वारा। अब देखिए कैसे क्या चीजें ये कह रहा है और क्या कहना चाहता है। 1 मिनट थोड़ा, ठीक है, अब ठीक है। अब देखो क्या कहता है ये आपके पास है इस प्रकार पैराबोला, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए क्या है, प्रवलय है। अब कहता है कि यहां पर यानी इससे समकोण अंतरित करने वाला जीवा ये यहां पर इस प्रकार और एक जीवा आपकी इस प्रकार है, ठीक है। ये बिंदु P मान लेते हैं, निर्देशांक आप सभी को पता है P और Q, और यहां पर इस प्रकार इसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये 2 बिंदु हैं आपके पास। अब कहता है कि समकोण जीवाओं द्वारा, तो देखिए ये एंगल कहता है 90 डिग्री है, इसका प्रतिबंध आपको निकालना है। तो ये बिंदु P क्या देखिए और इसके Q के निर्देशांक AT² AT1² और 2AT1 AT1² और 2AT1, और इसके क्या हो जाएंगे AT2² और 2AT2, ठीक है। और ये मूल बिंदु है ये आपका 0,0, ठीक है। समकोण पर अंतरित करने का प्रतिबंध, समकोण अंतरित करने का जीवाओं द्वारा, देखो मूल बिंदु पर समकोण अंतरित करने का प्रतिबंध आपको निकालना है। तो देखिए एक तो आप यहां से इन दोनों का आप ढाल निकाल सकते हैं, यहां से इसका ढाल निकाल सकते हैं इन दोनों बिंदुओं की सहायता से, और M1 M2 बराबर क्या होगा -1, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास एक प्रतिबंध मिल जाएगा जो जीवाओं द्वारा मूल बिंदु पर समकोण अंतरित करता है। तो देखिए प्रतिबंध सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक M1 का मान ये निकाल लीजिए और M2 का मान ये निकाल लीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें ये O मान लिया मैंने, OP की प्रवणता, OP की प्रवणता M1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए सीधे तौर पर आप बताएंगे 2AT1 माइनस का 0, कैसे आया ये 2AT1, Y2 माइनस का Y1, यहाँ पर कितना है Y1 0, 2AT1 माइनस का 0 और नीचे x2 माइनस का x1, तो यानी AT1² माइनस का 0, AT1² माइनस का 0। तो आप M1 का मान बता सकते हैं मुझे कितना आ जाएगा। देखो A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, एक T1 से एक T1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2/T1, ठीक है। ये M1 का मान आ गया। अब ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी OQ की प्रवणता,
क्यू की प्रवणता, वो देखिएगा कितनी आएगी, ओ क्यू की प्रवणता यानी M2 का मान, M2 का मान देखिएगा कितना आएगा 282 माइनस का 0, ऐसे ही ये चीज़ें आएगी। यहाँ पर भी क्या आएगा देखो A T2 स्क्वायर माइनस का 0, तो सेम टू सेम देखो T2 से एक T2 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल, तो 2/T2 किसका मान आ गया M2 का, ये मान आ गया आपके पास M2 का। ठीक है, अब देखो लंबवत, अगर दोनों M1 M2 लंबवत हैं तो जो लंबवत वाली कंडीशन लग जाएगी, M1 M2 लंबवत हैं तो यानी M1 M2, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये लंबवत का प्रतिबंध आ जाएगा आपके पास, नीचे तक जगह नहीं बची है, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आप बढ़ा लेना, एक बार इतना लिखो तो कोई लिख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज़ अच्छे से आपको करनी है। अब देखो लंबवतता का प्रतिबंध क्या होता है, चूंकि M1 M2 लंबवत होंगे यदि -1 के बराबर हो दोनों का गुणा, तो देखो गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2T1 इंटू में 2T2 2/T2 बराबर -1, तो देखिए यहाँ से ऊपर 4 हो गया, 4/T1 T2 बराबर माइनस का 1, उलट भी सकते हैं आप, देखिए तो T1 T2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास -4, ये आपका क्या होता है लंबवतता का प्रतिबंध। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ें कहेगा कि जीवाओं द्वारा, दोनों जीवाएं हैं वो समकोण पर मूल बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो यानी एक आपको T1 का मान दे दे, यहाँ से एक T1 का मान दे दिया और ये कंडीशन दे दी, तो यहाँ से आप T2 का मान निकाल सकते हैं, यानी ये शीर्ष आपको दे दे, कह दे कि ये शीर्ष आपको देर का है, तो इससे आप T1 का मान निकालेंगे, T1 का मान निकालने से T2 का मान आ जाएगा, और T2 का मान निकालने से ये बिंदु भी आपके पास आ जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है, एक बिंदु देकर ये दूसरा बिंदु भी पूछ सकता है कि दूसरा बिंदु आपका क्या होने वाला है, तो ऐसी भी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना भी। ठीक है, चलिए लिख लिया ना इसको, तो ये प्रतिबंध आपका आ गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नई नई चीज़ें पढ़ते हैं इस चीज़ के अंदर। तो एक एक चीज़ अच्छे से समझते हुए चलना है भाई, समझते हुए चलेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो बिंदु की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति, अब सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बातें नहीं रही, जो चीज़ें करवानी थी वो मैं लगभग करवा चुका हूँ, और भी आगे हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आता है बिंदु की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति। बिंदु की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति, बिंदु की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति बतानी है, यानी सीधी सी बात है, कोई बिंदु होगा प्रवलय से बाहर हो सकता है, प्रवलय के अंदर हो सकता है, उस पर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कुछ कंडीशन इस प्रकार बनती हैं, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई बिंदु यहाँ पर है P, एक बिंदु हम लेते हैं बाहर कि आपका एक बिंदु है इस प्रकार यहाँ पर है, तो देखिए ये कंडीशन बनती है, तो इस पर प्रवलय पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो एक ये स्पर्श रेखा यहाँ से प्रवलय पर हम खींच सकते हैं, दूसरी इस प्रकार भी मैं खींच सकता हूँ, यानी ये स्थिति बता रही है कि अगर आपका बिंदु जो P है वो प्रवलय से बाहर हो, प्रवलय से बाहर है, यहाँ देखो प्रवलय, ये प्रवलय तो ये रहा, इसके अंदर नहीं ना, प्रवलय से बाहर है, तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। वहीं इसके अलावा अगर ये इस प्रकार की कंडीशन बने, ठीक है, ये इस प्रकार हो और यहाँ पर बिंदु आपका P बिंदु यहाँ पर है, तो इस पर केवल मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कोई बिंदु है वो प्रवलय को स्पर्श करता हो, कोई बिंदु है वो प्रवलय को स्पर्श करे या प्रवलय के ऊपर हो, तो यानी एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। वहीं एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि आपका बिंदु अंदर हो, अब अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। देखो कहाँ पर खींचेंगे, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई स्पर्श रेखा नहीं।
तो ये कंडीशन बस आपको लिखनी है। तो देखो वैसे आप लिख सकते हैं, नोट्सों के अंदर मैंने अच्छे से लिख भी रखा है। यानी क्या है, अगर आपका बिंदु बार है, कंडीशन लिख सकते हैं बिंदु बार है तो कितनी स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, 2 खींच सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर है तो स्पर्श रेखा 1 खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा बराबर 1। अगर यहाँ पर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, यानी स्पर्श रेखा कितनी होगी, बराबर 0। बस ये कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया बिंदु की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति। अब हम बात करते हैं रेखा की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, रेखा की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। इसको लिख लीजिए, शायद आगे लाइट आ रही होगी, 1 मिनट अभी। ठीक है, तो ये लिखो आप पहले, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेखा की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति। रेखा की प्रवलय के सापेक्ष स्थिति क्या होगी, ठीक है। रेखा की प्रवलय के सापेक्ष अब रेखा है आपके पास, मान लीजिए y बराबर, सुनेंगे भाई, y बराबर mx प्लस सी कोई रेखा दे रखी है, और एक आपके पास प्रवलय दे रखा है y स्क्वायर बराबर 4ax। प्रवलय कितना दे रखा है, y स्क्वायर बराबर 4ax। अब मुझे बताओ, ये रेखा y बराबर mx प्लस सी प्रवलय को स्पर्श करेगी, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो y बराबर mx प्लस सी है, ये इसको स्पर्श करेगी, तो यानी ये जो रेखा, जो y का बिंदु है वो इसको संतुष्ट करेगा। अब इसको संतुष्ट करेगा तो यहाँ से रेखा को स्पर्श करने का प्रतिबंध आएगा, रेखा को स्पर्श करने का प्रतिबंध आएगा। याद रखना है, बार बार पूछा जाएगा आपसे। यानी ये देखो, यहाँ पर रेखा अगर मान लीजिए इस प्रकार कोई रेखा है और ये रेखा स्पर्श कर रही है इस प्रकार, तो स्पर्श करने का प्रतिबंध आएगा कि कब स्पर्श करेगी, और जहां पर स्पर्श करेगी वहां पर ये दोनों बिंदु एक जैसे ही होंगे, तो यानी y बराबर mx प्लस सी इसको संतुष्ट करेगा। तो इसको संतुष्ट करेगा तो y बराबर mx प्लस सी की जगह, अब देखो y की जगह हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए mx प्लस का c की होल स्क्वायर बराबर 4x। स्पर्श करने का प्रतिबंध हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा ओपन हम कर लेते हैं। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2mxc बराबर 4ax। ठीक है, अब इसे इधर ले आते हैं, देखो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ से x दोनों में कॉमन आएगा, तो देखो प्लस का 2mc माइनस का 4a इंटू में x आ गया, प्लस का c बराबर 0, c स्क्वायर बराबर 0। अब देखो जो ये स्पर्श करेगा, अब हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं वास्तविक मूल के बारे में। वास्तविक मूल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। तो वास्तविक व भिन्न भिन्न मूलों के लिए, ये चीज हम पढ़ते आए ना छोटी कक्षाओं में, वास्तविक व भिन्न भिन्न मूलों के लिए तो क्या होता है कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, इसे आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इधर जाएगा तो देखो ये अगर मैं इधर ले जाता हूं इसे, तो क्या कंडीशन बन जाएगी कि बी स्क्वायर का मान ग्रेटर देन होना चाहिए 4ac। तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखो ये है b, तो बी स्क्वायर इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो जो कंडीशन बनती है बी स्क्वायर, यानी यहाँ से 2 भी हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 बाहर निकालेंगे तो 4, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 2 हमने बाहर निकाल लिया और स्क्वायर कर रहे हैं। अब mc माइनस का 2a की स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 4ac। तो a का मान तो ये है आपके पास m स्क्वायर, c का मान ये है, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये इससे ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ से देखो कंडीशन बनती है, इसको आप ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ इन चीज़ों को। अब देखो इसकी मैं जो स्क्वायर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ,
अब इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, देखो 4 से 4 तो पहले कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन करते हैं अपन, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 4mac, माइनस का 4mac बाहर आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि एक ए से एक ए कैंसिल, तो आपके पास बच गया a माइनस का 4mc बराबर 0। तो यहाँ से c का मान निकालना है आपको, तो c का मान देखिए क्या आएगा, 4 कैंसिल हो गया था क्या, 4 अपने पास बचा है ना अभी, 4 तो यहाँ से कैंसिल हो गया था शायद, 4amc। देखो ये भी 4 है ना, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सॉरी। तो यहाँ से c का मान देखिए क्या आ जाएगा, a बटा m। तो ये भाई स्पर्श करने का प्रतिबंध है, यानी ये ग्रेटर देन लिख सकते हैं, c का मान ग्रेटर देन am होना चाहिए। या देखो यहाँ से ये कंडीशन ये इधर जाएगी तो लेस देन वाली पोजीशन हो जाएगी, तो c लेस देन am, c लेस देन a बटा m, ये कंडीशन बनेगी। देखो थोड़ा सा दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक भिन्न भिन्न मूलों के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये चीज़ आपने पता है आपको, बी स्क्वायर का मान रख दिया, यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी, फिर इसे थोड़ा सा सोल्व किया है तो ये कंडीशन आपके पास आई है, c लेस देन a अपॉन m, c लेस देन a अपॉन m। ये है जब वास्तविक हो, यानी इसके मूल वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न जगह पर स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन काल्पनिक वाली कंडीशन होगी, काल्पनिक वाली कंडीशन में ये तो वास्तविक वाली होगी, वास्तविक व भिन्न भिन्न, लेकिन काल्पनिक कब होगा, काल्पनिक लेस देन, अगर इससे छोटा हो जाता है, यानी ये तो छोटा है तो वास्तविक है, ग्रेटर देन हो जाएगा तो a बटा m, ये काल्पनिक हो गया। और रही बात स्पर्श करने का प्रतिबंध, ये तीनों याद रखने हैं, स्पर्श करने का तो c बराबर a बटा m, यहाँ पर स्पर्श करेगा, तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। केवल मात्र स्पर्श करने का प्रतिबंध आपका ये हो जाएगा, वास्तविक व समान, या फिर इसे केवल मात्र स्पर्श करने का कह सकते हैं, यानी जहाँ पर मूल समान हो, वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, यहाँ पर भिन्न भिन्न है, समान होंगे, c बराबर m, ये भी लिख सकते हैं समान हो। तो ये तीनों चारों रिजल्ट्स आपको याद रखने, इससे कोई मतलब नहीं आपको, देखो डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि कहीं भी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन चीज़ क्या याद रखनी है, ये c बराबर a बटा m, ये कंडीशन याद रखेंगे। क्या रखोगे, c बराबर a बटा m, ये कंडीशन याद रखनी है, तो ही चीज़ें हमारे जो फेवर में हो पाएंगी। बस ये इतना याद रखना है। देखो आप, तभी मैं कहता हूँ कि आप जब ये चीज़ें करो तो नोट्सों के अंदर जो हाईलाइटर होता है उसकी सहायता से आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर दो, ताकि लास्ट टाइम में आप केवल मात्र इन्हीं पर फोकस रहे, आपका केवल मात्र इन्हीं पर फोकस रहे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो बस आपको बताई जाती है कि किस प्रकार चीज़ें आई हैं। अगर एग्जाम के अंदर फॉर्मूले भूल जाओ तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें निकाल तो सकते हैं, ये निकाल तो सकते हैं। बाकी इतना पॉसिबल नहीं होगा, एग्जाम के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निकाल कर देखेंगे तो बेवजह की 5-10 मिनट आपकी वेस्ट होगी। तो इससे अच्छा है अगर फॉर्मूले याद कर लें, है ना। अब मैं सीधे भी फॉर्मूले आपको करवा सकता हूं तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि चीज़ें कहाँ से आई है वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। और साथ में आपको लगेगी भी टीचर को आ रहा है, ऐसे फॉर्मूले रट कर नहीं आया, तो वो चीज़ें भी साथ में होती हैं। तो यानी इसका मेन चीज़ यही है, सीरियसली रूप से बात करें तो इनका कोई मतलब नहीं है, सीधे तौर पर आपको ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, लिख लो इसको। अब ये लिख सकते हैं, दो बिंदुओं पर काटेगी, कब काटेगी, दो बिंदुओं पर, तो c लेस देन a बटा m हो, यानी स्पर्श करेगी, केवल मात्र स्पर्श करेगी तो c बराबर am, और काल्पनिक बिंदु होंगे तो c ग्रेटर देन am। तो ये देख लेना आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बिल्कुल सरल सरल चीजें हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, एक रेखा 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0, प्रवल्य वाई स्क्वेयर प्लस 8x, प्रवल्य वाई स्क्वेयर प्लस का 8x बराबर 0 को दो बिंदुओं पर काटती है, बराबर 0 को दो बिंदुओं पर काटती हैं, दो बिंदुओं पर काटती हैं, तब लैम्डा का मान है, तब
लैम्डा का मान है। तो सिंपल सी बात है भाई, कहाँ दिक्कत है इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले तो इस रेखा को आप y बराबर mx प्लस सी के रूप में बनाओ, तो देखो 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0, इसे इस रूप में बनाएंगे तो देखो बाकी जो मान है y बराबर माइनस का 2x माइनस लैम्डा, तो ये इस रूप में बन गई ना, ठीक है। अब देखो जो दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर, तो यानी जो कंडीशन अभी हमने बात की थी c लेस देन a अपॉन m, इसी के बारे में बात कर रहे थे। c का मान देखो क्या है, यहाँ पर देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, c का मान लैम्डा हो जाएगा, c बराबर लैम्डा, c बराबर क्या है, c बराबर आपके पास लैम्डा है, सॉरी ये तो प्लस का ही रहेगा, सॉरी प्लस का लैम्डा। देखो माइनस वाई है, ये इधर ले जाएंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, c बराबर लैम्डा। और m का मान भी देखो, m बराबर कितना है, 2 है, m बराबर आपके पास 2 है। और a का मान देखिए कितना है, देखो जो प्रबल्य देर का है, ये देखो ये देर का है, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8x, तो a का मान कितना हो गया, माइनस का 2, तो a का मान माइनस का 2, सारे मान तो हैं आपके पास, कहाँ दिक्कत है भाई। c का मान लैम्डा रख दो, लेस देन a बटा m, a का मान माइनस 2 है और नीचे 2 है, तो लैम्डा का मान लेस देन माइनस 1 हो जाएगा, लैम्डा का मान लेस देन माइनस का 1। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, लगभग चांसेस यही बनते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे हो, ठीक है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ में हम बढ़ रहे हैं, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। देखिए आगे आता है अभिलंब का समीकरण, इसी के अंदर हम बात करते हैं अभिलंब का समीकरण। प्रवल्य के अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है, ठीक है। प्रवल्य के अभिलंब का समीकरण, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ भी थोड़ा। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, देखिए इस प्रवल्य से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी बता रहा हूँ निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो अभिलंब का समीकरण बात करते हैं, ठीक है। देखो आपके पास प्रवल्य है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और बिंदु तथा बिंदु हमने मान लिए इस पर हैं x1 कोमा y1, ये आपके पास प्रवल्य है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इस पर बिंदु है x1 कोमा y1, ठीक है। इसके अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। अब देखो अभिलंब का समीकरण निकालना है, बिंदु तो आपको दे दिया कि इससे बिंदु से गुजर रहा है। अभिलंब के लिए निकालने के लिए देखो जो आपके पास इस प्रवल्य का ढाल आएगा, प्रवल्य का जो ढाल आएगा, स्लोप आएगा, dy बाई dx m का मान आएगा, उसे देखो m1 m2 बराबर -1 अभिलंब के रूप में करते हैं, तो वहां से हम m2 का मान निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें रखेंगे तो आपके पास समीकरण आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ से हम 2 इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो 2y dy बाई dx, कुछ कंडीशन बनेंगी देखना यहाँ पर 4a। यहाँ से देखो मैं बिंदु रख देता हूँ 2y1 dy बाई dx, देखो ये बिंदु रख दिए मैंने x1 कोमा y1 बराबर 4a, तो 2 से ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान कितना आ गया, a बटा y1, क्या 2a बटा y1, 2a बटा y1 आपके पास dy बाई dx का मान आ गया। किस पर आया है ये, x1 कोमा y1 पर। अब देखो ये तो आया है m का मान m1, हमें तो देखो उस अभिलंब के लिए निकालना है, तो यानी इसमें m1 m2 बराबर -1 वाली कंडीशन, ये कंडीशन होती है ना, तो अभिलंब का निकालेंगे तो m2 का मान कितना आ गया, बस सीधा यानी पलट दो और माइनस का चिन्ह लगा दो 2a, तो ये m2 का मान आ गया। अब देखो अभिलंब का समीकरण हम निकाल सकते हैं, अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस का y1, देखो ये y1 और ये है, ढाल देखिए आपके सामने है, माइनस का y1 बटा 2a, माइनस का y1 बटा 2a और x माइनस का x1, तो ये आपके पास ढाल आ गया। ये तो किस रूप में आया है, अभिलंब का समीकरण जब आपको बिंदु दिया है, तो यानी लिख सकते हैं बिंदु रूप में अभिलंब का समीकरण, बिंदु रूप में अभिलंब का समीकरण,
अब आपको ढाल रूप में पूछ सकता है, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई आपकी बिंदु रूप में, बिंदु रूप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक मिनट भाई, आवाज थोड़ी ज्यादा चल रही है। अब ठीक है, वो सामने वाली खिड़की ओपन हो रही है बार बार, ठीक है। लिख लिया ना, ये समझ में भी आ गया होगा, कुछ समझने वाली बात ज़्यादा है ही बात नहीं। ये समीकरण होता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अभिलंब के रूप में, अभिलंब के रूप में हमने कर लिया। अब ये एक नंबर कंडीशन बिंदु रूप में, दूसरी आती है प्रवणता के रूप में, ढाल के रूप में, यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं ये आपके पास ढाल आया है अभिलंब का, इस रूप में किस प्रकार का समीकरण बन सकता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रवणता के पदों में, प्रवणता के पदों में समीकरण आपको निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिख लो इस चीज़ को, पहले लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या? चलिए अब देखो प्रवणता के रूप में, अभी हमने बात की है दो नंबर कंडीशन है प्रवणता के रूप में, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो हमने बात की जो अभिलंब अभी हमने किया है, अम का मान माइनस का y1 अपॉन आपके पास कितना आया था a, माइनस का y1 अपॉन 2a, ठीक है, ये आपके पास प्रवणता का मान आया था। अब यहां से देखिए सीधे तौर पर अगर आप y1 का मान निकालें तो y1 का मान देखिए कितना आ गया 2a। देखो हमें सारी चीजें निकालनी पड़ेगी ना, देखो यहां से y1 का मान आ गया, x1 का भी मान निकालना पड़ेगा, फिर ये देखो प्रवणता के रूप में आएगा, क्योंकि अम रूप में हमें समीकरण निकालना है। और जो फॉर्मूला हमने अभी जो जनरेट किया था y माइनस का y1, जो समीकरण हमने निकाला था माइनस का, देखो यहाँ से सीधे तौर पर आप कह सकते हैं जो अभिलंब का आपके पास समीकरण आया था माइनस का y1 अपॉन 2a x माइनस का x1। अभी इस समीकरण के अंदर यहाँ पर तो अम रख दूंगा मैं, और यहाँ x1 और y1 के मान रख दूंगा, तो आपका प्रवणता के रूप में सूत्र बन जाएगा, प्रवणता के रूप में। तो देखो यहाँ से ये y1 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि अगर y1 स्क्वायर बराबर हम मानते हैं 4ax1, क्योंकि हमने बिंदु से गुजार दिया x1 कोमा y1 से गुजारने पर। बस आपको देखो मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ वो याद रखनी है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है, लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा वो ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ से y1 की जगह देखो ये रख सकते हैं अपन, तो यहाँ रखेंगे तो देखो 4a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 4a x1 ऐसा कैसा रहेगा, तो 4a से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप बता सकते हैं x1 का मान आपके पास कितना आ गया am स्क्वायर। ये देखो x1 का मान आ गया, y1 का मान माइनस का 2am आ गया, ये सारे मान मैं इसके अंदर रख दूंगा, तो आपके पास प्रवणता के रूप में समीकरण बन जाएगा अभिलंब का। अतः लिख सकते हैं ये सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, तो देखो y माइनस y1 की जगह क्या रखना है माइनस का 2m, तो ये हो गया प्लस का, बराबर इसकी जगह क्या रखूंगा m रखूंगा पूरे की जगह m, x माइनस का x1, x माइनस का x1 की जगह am स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसे हम सोल्व करते हैं आगे, तो y प्लस का 2am mx माइनस का am क्यूब, ठीक है, ये सारा पार्ट इधर ले आऊंगा मैं, तो y प्लस का 2am माइनस का mx प्लस का am क्यूब बराबर 0, बराबर क्या बन गया 0। या आप ऐसा y बराबर भी लिख सकते हैं, यानी y बराबर भी ऐसा कर सकते हैं, इस वाले को इधर ले जाएं तो mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, ऐसा भी आप बना सकते हैं। ये समीकरण याद रखना है भाई। अब देखो ये क्या है 3 घात रूप में है, तो यानी एक जो अभिलंब है जो आप प्रबल्य है उस पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अम के मान है यहाँ पर 3 वैल्यू प्राप्त होगी अम की।
m के 3 मान प्राप्त होंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि आप जो परवलय है उस पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। तो इस कंडीशन के अनुसार से आप कह सकते हैं कि परवलय पर 3 अभिलंब आप खींच सकते हैं। और जो अभिलंब के पाद बिंदु हैं, अभिलंब के पाद बिंदु कितने आ जाएंगे? देखो सीधे सीधे तौर पर आप बात कर सकते हैं अभिलंब के पाद कितने आ जाएंगे। यहां से देखो एक तो बिंदु ये आया है am² माइनस का y1 का मान कितना, माइनस का 2am। तो ये चीजें भी आपसे पूछेगा। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, बस ये समीकरण याद रखना। यहां से क्वेश्चन बनता है कि आप परवलय पर कितने अभिलंब खींच सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी आप परवलय पर 3 अभिलंब खींच सकते हैं। रही बात वास्तविक कितने खींच सकते हैं, तो वास्तविक कंडीशन देखो यहां से परवलय पर 3 अभिलंब खींच सकते हैं। वास्तविक देखो एक या तो एक खींच सकते हैं, वास्तविक अभिलंबों की संख्या। तो वास्तविक अभिलंबों की संख्या कितनी हो सकती है? वास्तविक अभिलंबों की संख्या या तो 1 हो सकती है या फिर 3। देखो 2 क्यों नहीं हो सकती? देखो यहां पर अगर काल्पनिक मान आएगा तो काल्पनिक मान आपको पता है, आप सब जानते हैं किस रूप में आता है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और या इसी के उल्टा ऐसा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। आपने बहुत बार पढ़ा है। 2 मान इस प्रकार आते हैं, एक तो प्लस का आ गया, एक माइनस का आएगा। तो या तो एक देखो एक वास्तविक हो गया तो 2 काल्पनिक मान जरूर होंगे, या फिर तीनों ही वास्तविक होंगे, तो 2 बीच में नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। वास्तविक अभिलंबों की संख्या या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है परवलय पर, लेकिन 2 कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परवलय पर आप देख सकते हैं काल्पनिक मान अगर आया तो 2 मान एक साथ जरूर आएंगे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ये तो कंडीशन हो गई जब आपके पास इस प्रकार हो। तो यानी 2 नोट लगाकर चीजें आप लिख सकते हैं, कैसे रेखा का समीकरण बनेगा वो चीजें भी आप लिख लीजिए। तो ये चीजें आपने ध्यान में आ गई। अब देखो 2 कंडीशन लगा लेना ऐसे कि रेखा आपको दे दे y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, तथा परवलय इस रूप में दे, परवलय y² बराबर 4ax, परवलय आपको दे दे y² बराबर 4ax का अभिलंब होगी, का ये रेखा है इसका अभिलंब होगी, का अभिलंब होगी यदि c बराबर, तो देखो क्या होगा, c बराबर तो a बटा m आएगा, ठीक है। अब c बराबर a बटा m आया है तो आप सीधे तौर पर, सॉरी c बराबर, ये तो स्पर्श करने का प्रतिबंध हो गया ना। अब देखो यहाँ से अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना, तो c बराबर इस कंडीशन के अनुसार c बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 2am माइनस का am³, ये c का मान आएगा। कैसे? देखो प्रतिच्छेद करवा कर आप निकाल सकते हैं, अच्छे से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तब अभिलंब का समीकरण, बस ये याद रखना है आपको, समझा तो मैंने दिया है, सीधे तौर पर लिखवा रहा हूँ। तो अभिलंब का समीकरण सीधे तौर पर ये रिजल्ट आप यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास आ गया y बराबर mx माइनस का 2am माइनस का am³, ये आपके अभिलंब का समीकरण आ गया। वहीं अगर हम बात करें दूसरा, रेखा तो आपको यही दे, रेखा तो y बराबर mx प्लस सी ही दी है, लेकिन परवलय आपको दिया है इस बार, परवलय x² बराबर 4ay, परवलय आपको x² बराबर 4ay दिया है। तो यहाँ पर देखिए का अभिलंब होगा, का अभिलंब होगा यदि c बराबर, वही आपके पास c बराबर क्या कंडीशन होगी, c बराबर आपके पास 2a प्लस का a बटा m², ये मान आएगा c का। देखो आप निकाल सकते हैं ऐसे भी, यहाँ से अगर देखो dy बाई dx का मान कैसे निकालेंगे आप, देखो यहाँ से वही ढाल आपको निकालना है, फिर समीकरण निकालना है, वहाँ से आपके पास c की वैल्यू आएगी, तो वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, वहाँ से ये आएगा, तो यहाँ वहाँ आएगा, तब अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, तब अभिलंब का समीकरण, बस ये सीधा फॉर्मूला याद रखोगे। तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, mx प्लस का 2a प्लस का a बटा m², बस ये दोनों आपको याद रखनी है, बस यही आपसे चीज़ें पूछेगा। एक क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, समझ गए, इस चीज़ को लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करके इस चीज़ को हम खत्म करते हैं।
मैंने एक चीज आपको बता दी है कि प्रवल्य पर कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3, और वास्तविक अभिलंबों की संख्या पूछें तो या तो 1 खींच सकते हैं या फिर 3 खींच सकते हैं, लेकिन 2 नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि 2 काल्पनिक मान हैं, वो आपके पास 2 आएंगे एक साथ। ठीक है, मेन चीज़ है भैया आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं है, थ्योरी वगैरह में कोई दम वाली बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले याद जरूर रखें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अभिलंब के गुणधर्म आते हैं। लिख लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन देखो किस प्रकार का दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रवल्य वाई स्क्वायर बराबर 4x का प्रवल्य वाई स्क्वायर बराबर 4x का रेखा युग्म x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के समांतर अभिलंब का समीकरण, के समांतर अभिलंब का समीकरण। यानी ये प्रवल्य दिया है, प्रवल्य वाई स्क्वायर बराबर 4x के का रेखा युग्म, ये रेखा युग्म दिया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के समांतर अभिलंब का समीकरण पूछा है, के समांतर अभिलंब का समीकरण कहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से a का मान देखें तो a का मान कितना आ गया आपके पास, देखो तुलना करेंगे 4ax से तो a का मान 1 आ गया। यहाँ से इससे देखो इसको हम इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, y बराबर x प्लस 1, ठीक है, mx प्लस c, तो m का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। तो यानी तो सीधा सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, देखो इसके समांतर जो अभिलंब है वो इसके समांतर है रेखा युग्म के, तो यानी जो इस रेखा का ढाल होगा वही अभिलंब का ढाल होगा। क्या बात समझे क्या? यही अभिलंब का भी ढाल होगा, अभिलंब का ढाल भी यही होगा। कैसे? देखो समांतर है, जो ये अभिलंब है वो रेखा की इस रेखा के समांतर है। अब अभिलंब रेखा के समांतर है तो जो ढाल इसका है वही इसका होगा, क्योंकि बार बार हम चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए अभिलंब का ढाल इसके बराबर होगा, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं तब अभिलंब का समीकरण, फॉर्मूला आपको याद ही है, तब अभिलंब का समीकरण। देखो फॉर्मूला क्या था, y बराबर mx, ठीक है, y बराबर mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब ना, 2am क्यूब am क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखना भाई। देखो y बराबर mx, m का मान कितना है 1, तो x आ गया, माइनस का 2a का मान 1 है तो 2m का मान भी 1 है, माइनस का am क्यूब m का मान कितना 1, क्यूब करो चाहे, और a का मान भी 1। देखो क्या आ गया आपके पास, y बराबर x माइनस का 3, ये आपके पास अभिलंब का समीकरण आएगा। क्या है ये? अभिलंब का समीकरण। तो ये आपके पास अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि अभिलंब का समीकरण किस प्रकार आप निकालेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई किसके बारे में, अभिलंब के बारे में आज हमने पढ़ा है। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं जो अभिलंब के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर यहीं से चीज़ें उठने वाली हैं, तो आप अच्छे से इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा अपना इस अभिलंब के गुणधर्म, यानी जो आपने 3 घात रूप में समीकरण आई है आपकी, वहाँ से m1 m2 m3 के आपको मान निकालने हैं। तो यानी बार बार अलग अलग प्रॉपर्टीज आएगी, m1 m2 m3 तीनों का योग 0 के बराबर होता है। तो यानी ये प्रॉपर्टी आएगी, जो अभिलंब के पादों के निर्देशांक हैं उनका आप योग करेंगे तो वो भी आपका 0 के बराबर आएगा। अगर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 बराबर जो रिजल्ट आएंगे वो आपको ध्यान में रखना है। m1 m2 m3 का गुणा माइनस y1 अपॉन a के बराबर आएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको आएगी। अभिलंब दोबारा जो आपकी रेखा है वो दोबारा कहाँ पर स्पर्श करेगी, तो इस प्रकार की भी चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। अभिलंब के गुणधर्म ये टॉपिक अपना यहाँ पर रहा है, और कुछ 1-2 चीज़ें और इसके अंदर बनेंगी। तो कुल मिलाकर नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका एक टॉपिक रहेगा प्रवल्य की द्विकोटि,
प्रबल्य की द्विकोटि, और उसको भी हम कर लेंगे। तो यानी लगभग 2 क्लासेज और होंगी, इसके साथ ही ये पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगी हैं तो इनको शेयर जरूर कर देना। जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो इनको शेयर जरूर कर देना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।